हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंबशन एंड फ्लेम्स। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन का सिंपल मीनिंग होता है बर्निंग। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप पेपर को बर्न करते हैं मैच स्टिक से, तो वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, उसमें से हीट और लाइट निकलती है। तो बर्निंग इज़ नथिंग बट कंबशन। बट ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऐश। दैट इज अ सब्सटेंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम पेपर। तो दैट इज वाई कंबशन इज अ केमिकल चेंज। सो अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे, हीट और लाइट रिलीज होगी, इसी प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ हम कंबशन को करते हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल्स। अगर मैं आपसे बोलूँ पेट्रोल बर्न होता है तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे कि आपके ऑटोमोबाइल्स जो है वो फंक्शन करते हैं, चलते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स का इंजन है उसमें उसकी वर्किंग इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो हमारा फ्यूल है वो पेट्रोल है या डीजल है। सिमिलरली जो आप घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके कंबशन से ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि आप फूड कुक कर पाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल कंबशन का जो आपने क्लास 7th साइंस में देखा था, जब हमने 7th साइंस में डिस्कस किया था केमिकल चेंजेस, तो उसमें हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा था। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे थे तो हमने सबसे पहले तो उसे पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ा था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पेयर ऑफ टोंग्स आपको आपकी केमिस्ट्री यानी आपकी लैब्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में। वहाँ पे आप पेयर ऑफ टोंग्स लेकर मैग्नीशियम रिबन को हीट कर सकते हैं। बट हाँ, ये आप हमेशा अपने लैब असिस्टेंट्स की मौजूदगी में ही करें। तो जब आप बर्न करेंगे तो वो जो फ्लेम आपको दिखेगी, वो फ्लेम दिख रही है वो वाइट कलर की होगी, एकदम फुलझड़ी की तरह। बट ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, दिस इज नथिंग बट कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम फ्यूल्स के बारे में बात करें तो फ्यूल्स क्या कंबस्टेबल होते हैं? हाँ, क्योंकि उनके कंबशन से ही एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो लाइट रिलीज होती है वो एज अ फ्लेम भी हो सकती है या फिर एज अ ग्लो भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लेम के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। लेट्स प्रोसीड। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे टू शो दैट कंबशन जो है सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं। तो कैसे आप ये करेंगे? आई एम श्योर आपने ये घर पे कभी ना कभी ट्राई किया होगा कि एक मोमबत्ती को आपने जलाया होगा और फिर उसके ऊपर एक ग्लास, कांच का ग्लास रख दिया होगा। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो कैंडल है वो बुझ जाती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा, ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ग्लास, कांच का ग्लास डालूँ तो एकदम से जो है कैंडल नहीं बुझती है। 2, 4, 5 सेकंड के बाद कैंडल बुझती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूज़ अप हो रही है कंबशन के लिए, और जब वो ख़त्म हो जाए ऑक्सीजन, यानी अब ऑक्सीजन बची ही नहीं, तो कैंडल बुझ जाती है। सो क्या इससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं दैट ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन? तो ये एक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये दो जो है वुडन स्टिक्स लिए हैं और इसके अंदर हमने कैंडल को रखा है और कांच के ग्लास से कवर कर दिया। क्या अब ये कैंडल बुझेगी? नहीं, क्योंकि एयर यहाँ से एंटर कर पा रही है। बट अगर मैं बात करूँ, जब मैंने ये स्टिक्स हटा लिया और डायरेक्टली ऐसे कांच का ग्लास रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद कैंडल बुझ जाएगी। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन जो है अब वो यूज़ अप हो गई, इसीलिए कैंडल बुझ गई। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि कैंडल तब तक तो बर्न कर रही है जब तक ऑक्सीजन है, बट जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई कैंडल फ्लेम फाइनली गोज ऑफ। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो आई एम श्योर ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया कि कौन सा सब्सटेंस जो है कंबशन अंडरगो कर सकता है, कौन सा सब्सटेंस नहीं कर सकता। आई एम श्योर आपने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस है, तो आप बोलेंगे हाँ, पेपर में आग लगाओ जल जाता है। क्या मैच स्टिक कंबस्टेबल है?
हाँ, मैच स्टिक को अगर मैं निकालूँ और उसे रब करूँ तो वो जल जाती है। बट अगर मैं आपसे पूछूँ क्या स्टोन कंबस्टिबल है, तो आपका जवाब होगा नो, स्टोन जलता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या कांच, ग्लास, क्या वो जलता है, वो कंबस्टिबल नहीं है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जो कंबशन अंडरगो कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, मैच स्टिक एंड बहुत सारे अदर केमिकल्स। तो हमने ये देखा कि कंबशन होगा कब, जब ऑक्सीजन हो। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में कंबशन की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सपोज अगर किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन को आग लग जाए, उसे कपड़ों में आग लग जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे ही पहले हम उसे एक ब्लैंकेट से लपेट देते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो जैसे ही इस के कपड़ों में आग लगी, ऑक्सीजन तो आसपास है ही, तो वो आग बढ़ती ही जाएगी और ये इंसान जल सकता है, इसलिए हम ब्लैंकेट से लपेट देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब ब्लैंकेट से लपेटने पर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट फायर से कट हो जाएगा। तो क्या आग और बढ़ेगी? नहीं, आग बुझ जाएगी। दैट इज़ वाई ब्लैंकेट को हम रैप अराउंड कर देते टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे अगेन क्या प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। सो डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? ये बहुत ही सोचने की बात है। क्या मैच स्टिक खुद से जल जाती है? अगर ऐसा होता तो बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती थी, कहीं पे भी आग लग सकती थी। जब तक हम मैच स्टिक को रब नहीं करते हैं, तब तक क्या वो कंबशन होता है उसका? नहीं। ऐसा क्यों? कोई भी सब्सटेंस अपने आप से तो नहीं जलता। अगर मैं पेपर यहाँ रख दूँ, क्या वो खुद से जल जाएगा? नहीं। तो जब तक किसी भी सब्सटेंस को एक मिनिमम टेम्परेचर ना दिया जाए, तब तक वो जल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, यानी कि जब फॉरेस्ट में जो है समर सीजन में पत्ते एकदम ड्राई होते हैं, तो वो आग पकड़ लेते खुद ब खुद, और वो ड्राई लीव्स आग पकड़ने की वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। धीरे धीरे करके सारा फॉरेस्ट जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो ड्राई लीव्स आग पकड़ सकती हैं। इतनी गर्मी होती है कि उस टेम्परेचर पे वो ड्राई लीव्स आग पकड़ सकती हैं। बट क्या पेपर ऐसे बड़े बड़े आग पकड़ सकता है? नहीं। क्या मैच स्टिक ऐसे बड़े बड़े आग पकड़ सकती है? नहीं। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो हर एक चीज़ के लिए अलग होता है, जिससे अगर टेम्परेचर कम हो तो वो चीज़ आग नहीं पकड़ सकती, और उसी मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए वो खुद ब खुद ही आग पकड़ लेती है, बट पेपर का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। और अगर मैं बात करूँ वुड की, तो जब हम वुड को जलाते हैं तो वो एकदम से तो नहीं जलता, वो आग पकड़ने में टाइम लेता है, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर और भी हाई होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो फट से आग पकड़ लेगा। तो अब आपको समझ में आया फॉरेस्ट फायर्स क्यों होती हैं। और क्या मैच स्टिक खुद से बर्न होती है? नहीं। जब तक उसे रब ना किया जाए तब तक उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है और वो आग नहीं पकड़ती है। सो दैट लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस तब तक नहीं कंबशन अंडरगो करेंगे जब तक उनको उनका इग्निशन टेम्परेचर ना मिले। यानी जब तक मैं पेपर के पास आग नहीं लेके आऊँगी, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक वो फायर कैच नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब अगर मैं आपसे केरोसिन ऑयल और वुड के बीच में कंपैरिजन की बात करूँ, तो आप सबने सुना होगा कि अगर गैस ऑन रह गया और ऑयल गैस पे, ऑयल का पैन में एक ऑयल लिया हमने और वो गैस पे रह गया, तो थोड़े टाइम के बाद फायर कॉज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया तो उसने आग पकड़ ली। यही अगर मैं वुड की बात करूं, तो वुड जो है उसको आग पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। तो अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, केरोसिन ऑयल और वुड में किसका इग्निशन टेम्परेचर लो है? ऑफ कोर्स केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लो है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है एज कम्पेयर टू वुड।
तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम 2 पेपर कप्स बनाएंगे। हमने 2 पेपर कप्स लिए हैं और उसको हमने फनल में पुट कर दिए, फनल के शेप में बना लिए। तो हम सबको पता है फनल का शेप कैसा होता है। तो ये ऐसा फनल का शेप में मैंने 2 पेपर कप्स बना लिए। अब मैंने पेपर कप के अंदर, एक पेपर कप के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और एक मैंने ऐसे ही पेपर कप खाली ले लिया। अब मैं नीचे से हीट करना शुरू कर रही हूँ। क्या लगता है आपको कौन सा वाला पेपर कप आग पकड़ेगा, जिसमें पानी है या जिसमें पानी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, मैं आग तो पेपर को लगा रही हूँ, बट एक केस में पेपर कोन में पानी है, एक केस में पेपर कोन में पानी नहीं है। तो जब पानी है जिस पेपर कोन में, उसको मैं आग दूंगी तो वो जो हीट है वो वाया कंडक्शन वाटर को चली जाएगी, तो पेपर जल नहीं पाएगा क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा। यही अगर मैंने सिर्फ पेपर का कोन लिया, उसमें मैंने पानी नहीं डाला, तो आग देते ही उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा और वो जल जाएगा। देयरफॉर वो पेपर कप जिसमें कि पानी है वो नहीं जलेगा, दूसरा वाला जल जाएगा। दिस इज बिकॉज वाटर हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पेपर को मिल पा रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या कंक्लूजन हुआ कि हीट जो हमने सप्लाई करी थी पेपर कप को, वो तो वाटर को चली गई और वाटर की प्रेजेंस में पेपर का इग्निशन टेम्परेचर उसे मिला ही नहीं, इसलिए वो बर्न नहीं किया। तो अब हम 2 टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, यानी कि उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। अगर मैं आपको एक कॉमन इंसिडेंट बताऊँ, जब भी एक कार का एक्सीडेंट होता है, हम मूवीज़ में देखते हैं कि कार ने एकदम से फायर कैच कर ली, एक्सीडेंट हुआ, कार जो है उल्टी हुई, ऐसे ऐसे करके घूम घूम के और उसमें से आग लग गई। ऐसा क्यों होता है? यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, जिसकी वजह से आग लग गई, और वो होता है फ्यूल लाइक पेट्रोल या डीजल। तो अगर कार में पेट्रोल या डीजल है तो क्या होगा? उसकी वजह से, वो तो होता ही है, किसी भी ऑटोमोबाइल में होता है, उसकी वजह से वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। सो वही होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, लाइक एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। यहाँ पे हमने उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार एकदम से फायर कैच कर लेती है बिकॉज पेट्रोल है जो फ्यूल उसके अंदर, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है। तो ये तो लग गई आग। अब नेक्स्ट क्या किया जाए? फायर को कंट्रोल किया जाए। कैसे कंट्रोल करते हैं फायर को? हम सबको पता है, फायर एक्सटिंग्विशर से। तो फायर एक्सटिंग्विशर आग को कैसे बुझाता है? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जो भी आग लगती है, तो जब भी आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब भी आग लगी है तो बहुत सारे आसपास के लोग बकेट्स भर के पानी लाते हैं और आग में डालते हैं ताकि आग बुझ जाए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वाटर क्या करेगा? फायर को कंट्रोल करेगा। कैसे? इग्निशन टेम्परेचर लो करके। क्योंकि हमें पता है वाटर किसकी तरह एक्ट करता है? कूलिंग एजेंट की तरह। तो अगर वाटर कूलेंट की तरह एक्ट करेगा तो वो इग्निशन टेम्परेचर लो कर देगा, जिससे कि फायर जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही फायर में वाटर जाएगा तो वाटर भी तो वेपराइज होगा, वाटर वेपर्स फॉर्म होंगी, तो वो वाटर वेपर्स भी सराउंड कर लेंगी फायर को और उसका इग्निशन टेम्परेचर अगेन लो हो जाएगा। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम फायर को कंट्रोल करते हैं। तो हम वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर कूल कर देता है कंबस्टिबल सब्सटेंस को और उसके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है। उसके अलावा वाटर वेपर्स भी सराउंड कर देती है और कट ऑफ कर देती है सप्लाई ऑफ एयर। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हम सिर्फ वाटर ही यूज़ करेंगे फॉर कूलेंट, या फिर कुछ और भी होता है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में मौजूद होता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं?
आप खुद ही सोचिए, अगर कोई फायर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो तो क्या होगा? अगर मैंने उस आग में पानी डाला तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आग और बढ़ जाएगी और मुझे भी शॉक लग सकता है। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से फायर लगी और उस पर पानी डाल रही हूँ तो मुझे भी जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वैसे केसेस में हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगेन आपने सुना होगा, जब भी ऑयल की वजह से फायर लग जाए, जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह पे अगर फायर लग जाए तो वहाँ पे पानी नहीं डाला जाता, वहाँ पे हमेशा हम इस टाइप के जो है देखते हैं अपैरेटस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल में जो फायर लगती है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय पुटिंग वाटर। वो कैसे कंट्रोल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस फायर के ऊपर जो है पंप करके। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हेवियर दैन ऑक्सीजन, और वो क्या करती है, वो हैवी होगी तो वो लोअर लेयर फॉर्म करेगी और ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन लाइट है। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है तो वो नीचे आ जाएगी, तो ऑक्सीजन और फायर का सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कट हो गया, यानी कि आग जो है धीरे धीरे करके रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी कोई फायर लगी हो ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल वायर्स और ड्यू टू ऑयल, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं। सो ये भी जो है क्या करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं सप्लाई, और उसकी वजह से फायर जो है वो रुक जाती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट कि हाउ टू कंट्रोल फायर्स ये आपको समझ में आ गया हो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। Till then, thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंबशन एंड फ्लेम, जो कि क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा है, कंबशन क्या होता है, उससे हीट और लाइट रिलीज़ होती है, ये भी हमने सब डिटेल में पढ़ा है। और अगर कंबशन की वजह से कभी फायर कॉज हो जाए तो वो फायर कंट्रोल कैसे होगी, ये भी हमने पढ़ा है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन। तो टाइप्स ऑफ कंबशन यानी कंबशन किस किस टाइप का होता है। कुछ चीज़ें अपने आप आग पकड़ लेती है, कुछ चीज़ों को हीट करेंगे तभी आग पकड़ लेती है, और कुछ चीज़ें आग पकड़ने के साथ एक धमाका भी कर देती हैं। तो यही 3 टाइप्स ऑफ कंबशन है जो हम आज की जो है वीडियो में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो कंबशन का है दैट इज़ रैपिड कंबशन। तो इसका एक एग्जांपल है एलपीजी। जैसे ही मैं गैस ऑन करती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं एकदम से जो है आपका और मैं एक अपने लाइटर से स्पार्क मारती हूँ और जल्दी से आग जल जाती है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन, जल्दी से हो जाना। सो द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दिस इज़ नथिंग बट रैपिड कंबशन। बट कोई ऐसा कंबशन जो रैपिड कंबशन के केस में नहीं आता, दैट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी कि उसे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उसे कुछ एक्सटर्नली सोर्स ऑफ जो है स्पार्क दूँ या हीट दूँ या कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स दूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है और अगर मैंने फॉस्फोरस के पीस को बाहर रखा तो क्या होगा, वो खुद ब खुद आग पकड़ लेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से। तो ये कंबशन जिसके लिए कुछ हमें पहले जो है सोर्स प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी खुद ब खुद स्पॉन्टी होना, स्पॉन्टेनियसली हो जाना। सो combustion in which a material suddenly bursts into flames is spontaneous combustion। ये हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं फॉस्फोरस। अब कोई ऐसा कंबशन हो जिसमें कि एक धमाका भी हो, जैसे कि अगर एक क्रैकर बर्न किया तो क्या होगा, वो एक एक्सप्लोजिव की तरह एक एक्सप्लोजन होगा, ऐसा फटेगा, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन, जैसे कि क्रैकर्स। तो क्रैकर जो है जब मैं उसे इग्नाइट करती हूँ तो एकदम से रिएक्शन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, साउंड भी आती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो आई होप ये आपको क्लियर है। अब आज हम पढ़ेंगे ऑल्सो अबाउट
कलर्स ऑफ कैंडल फ्लेम एंड इसमें हम देखेंगे कि फ्लेम होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लेम बर्न हो रही है, तो ये आग यहाँ पे ये भी हमने देखा, दिस इज ऑल्सो अ फ्लेम, दिस इज ऑल्सो अ फ्लेम। तो ये अलग अलग कलर्स की है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फ्लेम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक्चुअली में होती कैसी है। इसके बहुत सारे रीजन्स है, इनर रीजन्स, मिडिल रीजन, आउटर रीजन। तो ये जो तीनों रीजन्स हैं ये क्या क्या हैं, ये हम आज डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए लेट्स प्रोसीड टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा जो एक कैंडल फ्लेम है हम उसकी बात करें तो इसमें तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है इनर रीजन, एक होता है मिडिल रीजन और एक होता है आउटर मोस्ट रीजन। इन तीनों को हम जोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर मोस्ट जोन है, इनर मोस्ट जोन है, उसके बाद आप देख सकते हैं आउटर जोन है और मिडिल जोन है। ये तीनों जोन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में ये तीनों जोन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में क्यों डिवाइड किया है मैंने इस कैंडल की फ्लेम को, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। जी हाँ, ये जो इनर मोस्ट रीजन है ये बहुत ही कम हॉट है और ये जो बीच वाला रीजन है ये मॉडरेटली हॉट है, यानी थोड़ा ही गर्माहट देता है। और ये जो आउटर मोस्ट रीजन है ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने गोल्ड स्मिथ को कभी जो है गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करते हुए देखा होगा, तो वो किस रीजन को यूज़ करते हैं? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो ये जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है वो ऊपर की तरफ होता है और ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। और ये जो सेंटर की तरफ पार्ट है जो येलो येलो कलर का आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, दैट इज़ द ल्यूमिनस पार्ट, क्योंकि वो लाइट बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो वो जो ल्यूमिनस पार्ट है वो इतना हॉट नहीं होता, जो नॉन ल्यूमिनस आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो अगर मैं आपसे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोलूँ जिसमें कि हम क्या करेंगे, लेट्स सी, हम एक कैंडल, वी लाइट अ कैंडल और एक 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब हम उस कैंडल के माउथ से यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे और दूसरे तरफ पे हम देखेंगे कि हम एक डार्क जोन पे हमने उस पे एक उसका एक एंड, ग्लास रॉड का एक एंड हमने ये वाले डार्केस्ट पार्ट पे इंट्रोड्यूस किया, आउटर मोस्ट पार्ट पे हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम देखेंगे होगा क्या। दूसरी साइड पे अगर मैं एक लाइटेड मैच स्टिक होल्ड करूंगी तो क्या होगा, वो आग पकड़ लेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग ऑफ फायर। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज दिस इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द फ्लेम। सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पर भी हमने 3 अलग अलग टाइप की फ्लेम्स दिखाई है, कैंडल की फ्लेम, केरोसिन लैम्प की फ्लेम और ये बर्नसन बर्नर होता है जो कि हमारे लैब्स वगैरह में फाइंड आउट किया जाता है। सो द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। अगर मैं बात करूँ केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, ये वो वाले सब्सटेंस है जो बर्न होते हैं और इन्हीं से क्या निकलती है, फ्लेम्स निकलती है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या वुड ऑन बर्निंग फ्लेम्स देता है? नहीं, बट केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स जो है वो फ्लेम देते हैं। अगेन यहीं पे अगर मैं चारकोल की बात करूँ, वुड की बात करूँ, तो इसमें से कोई पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं करते, इसीलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नॉन ल्यूमिनस पार्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है या नहीं, तो द आंसर इज येस, क्योंकि जो ल्यूमिनस पार्ट होता है दैट इज नॉट द हॉटेस्ट पार्ट, बट द नॉन ल्यूमिनस पार्ट जो फ्लेम के ऊपर की तरफ होता है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सो नॉन ल्यूमिनस पार्ट इज ऑफ द फ्लेम एज अ हाई टेम्परेचर। तो क्या अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि गोल्डस्मिथ कौन सा पार्ट यूज करते होंगे? तो गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, यानी कि जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है फ्लेम का उस पे ही वो ब्लो करते हैं इन ऑर्डर टू मेल्ट सिल्वर और गोल्ड। दिस इज बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई है।
आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ही इज ब्लोइंग टू द फ्लेम, तो वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम पे ही ब्लो करेंगे. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट, व्हाट इज अ फ्यूल. यानी मतलब फ्यूल आप सबको पता है, हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे फ्यूल्स हैं. तो एक फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले तो वो अवेलेबल होना चाहिए ईजिली, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए. दूसरा वो चीप होना चाहिए. तीसरा वो जब हम उसका कंबशन करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले, कम से कम फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी मिले. तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी फ्यूल का गुड फ्यूल कहलाने में. और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आजकल डिस्कस करें ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ कि जब हमने उस फ्यूल को बर्न किया तो कुछ रेसिड्यू ना रह जाए, कुछ वेस्ट्स ना रह जाए, या कुछ टॉक्सिक गैसेस ना रिलीज़ हो पाए जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करें. तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. ईजिली बर्न हो जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और कोई रेसिड्यू ना छोड़े, तो यही सबसे एफिशिएंट फ्यूल कहलाएगा. और किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को जज करने का जो पैरामीटर है वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. यानी 1 kg फ्यूल को बर्न करने में, यानी 1 kg फ्यूल का कंबशन करने में कितनी हीट रिलीज हुई, वही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही अच्छा, उतना ही एफिशिएंट हमारा फ्यूल होगा. और अगर मैं आपसे बात करूं एनर्जी कितनी रिलीज हुई 1 kg को बर्न करने में, तो एनर्जी रिलीज्ड पर kg ऑफ द फ्यूल, तो आपको क्या लगता है क्या यूनिट होगी कैलोरीफिक वैल्यू की, बताइए, किलो जूल पर kg. सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, आई होप आपको क्लियर है. 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने में जो हीट रिलीज होती है, और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी यूनिट होती है जूल्स. और हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, सिमिलरली 1 किलो जूल 1000 जूल होगा. तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या हो गई, किलो जूल पर किलोग्राम, यानी किलो जूल पर kg. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. और फ्यूल क्या होता है, कौन एफिशिएंट फ्यूल होता है, वो भी आपको क्लियर है. तो ये सारी बातें तो हो गई एक अच्छे फ्यूल की. बट जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसे हम जो जनरली यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल, इसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. क्यों, ये हम क्लास 7 साइंस में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो फॉसिल्स से ऑब्टेन होते हैं. यानी डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब बरिड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, और फिर वो जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. बट ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. ये इसके अलावा इनके कुछ और भी डीमेरिट्स हैं. तो आइए हम वो डीमेरिट स्टडी करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं किसी फ्यूल को एफिशिएंट फ्यूल, गुड फ्यूल बोल रही हूँ तो वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए ऑन कंबशन, ये हमने अभी अभी पढ़ा है. बट अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, डीजल की, तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स छोड़ देते हैं एज रेसिड्यू, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है. तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया इन फ्यूल्स का, दैट दे लीव बिहाइंड कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. सेकेंड ड्रॉबैक होगा आपका इनकम्प्लीट कंबशन. अगर कभी भी किसी फ्यूल का हो, यानी कि मैं उसे बर्न करी हूँ, कंबशन हो गया बट प्रॉपर कंबशन नहीं हुआ, उसकी वजह से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में. और वो टॉक्सिक गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इनकम्प्लीट कंबशन से हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. पर जब ऑक्सीजन सफिशिएंटली हो तो जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी अगर मैं इनहेल कर लूँ तो क्या होगा, मेरे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी. और हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाता है, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. सो इनकम्प्लीट कंबशन लीड्स टू CO2, लीड्स टू CO.
और कंप्लीट कंबशन CO2 को लीड करेगा। तो हमें तो पता है CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, यही हमने हमारे क्लास 8 साइंस के चैप्टर में पढ़ा है कि CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। और वो क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी जो गैस है, ये जो बाय प्रोडक्ट है कंबशन का, वो हार्मफुल है। अगेन मैं बात करूँ, कंबशन से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं। और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये कंबाइन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टू फॉर्म एसिड्स। और जब ये एसिड्स क्लाउड्स के साथ प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पे आती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। और हम स्टडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि एसिड रेन जो है वो ताजमहल को करोड कर रही है और वो दूसरे मॉन्यूमेंट्स को भी ख़राब करती है। उनका कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम वाइट टू येलोइश, एंड इसके अलावा वो सॉइल के लिए भी हार्मफुल होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स को लीड करते हैं। हम एक बार शॉर्ट में इसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल्स हैं इनको बर्न करने से अनबर्न पार्टिकल निकलते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से आती है जो पॉइजनस होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, और ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन की जो है वो एसिड रेन को कॉज करती है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है कि ये फ्यूल्स का कंबशन हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने कंबशन के बारे में पढ़ लिया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारी वीडियोस को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। टिल देन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस को देखेंगे, जिसमें कि सारे NCERT के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। सो अगर आपने ये पूरा चैप्टर अटेंड किया है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन येस और नो, और अगर नहीं किया है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इसे व्यू कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन 1, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो हमने ये पढ़ा है कि कंबशन कब हो सकता है? जब कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, जिसे कि हम फ्यूल कहते हैं, या अगर ये कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। उसके अलावा ये जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है इसका इग्निशन टेम्परेचर भी रीच हो जाना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ये फायर कैच नहीं करेगा, इसका कंबशन नहीं हो पाएगा। So these are the 3 factors. Fill in the blanks. Burning of wood and coal causes dash of air. तो हमें पता है ये एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। A liquid fuel used in homes is, हमें पता है kerosene is a liquid fuel. Kerosene oil is used at homes. Fuel must be heated to its इग्निशन टेम्परेचर। जब तक इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं आएगा, उससे लो अगर टेम्परेचर है तो कंबशन नहीं हो पाएगा। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, हमने पढ़ा है हमारी वीडियोस में कि ऑयल से जो फायर कैच होती है हम उसे वाटर से नहीं बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड से ही एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और एक्सटिंग्विश्ड बाय water. Next, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. तो CNG is compressed natural gas. नेचुरल गैस के कंबशन से बहुत ही कम गैसेस रिलीज होती है, बहुत ही कम पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी की वजह से जो है एयर पोल्यूशन नहीं होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी एज अ रेसिड्यू नहीं आते हैं व्हेन वी यूज CNG एज अ फ्यूल। दैट इज़ वाई CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल जब बहुत हाई हो गया था
तो पीपल स्विच टू CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो हम अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, इसीलिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ CNG. कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स. तो हम सबको पता है कि हम हमारे घरों में क्या यूज़ करते हैं. पहले गांव में अगर लोगों की बात की जाए तो वो यूज़ करते थे वुड को लाइट करते थे और उसमें उसे कुकिंग के लिए यूज़ करते थे. बट आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं LPG. तो डेफिनेटली LPG एक बेटर फ्यूल है, तभी हम उसे यूज़ करते हैं. तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्यों पहले वुड यूज़ किया जाता था और अब LPG ने उसे रिप्लेस कर लिया है. तो LPG की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो उसके बर्निंग से कोई रेसिड्यू नहीं रह जाता है. बट वुड को बर्न करूँ तो ऑफ कोर्स वुड के पार्टिकल्स, अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं. तो लॉट ऑफ ऐश ऑन बर्निंग इज प्रोड्यूस्ड. तो दैट इज़ वाई वुड को अब हमने यूज़ करना छोड़ दिया. ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ LPG की, तो हमें पता है कि LPG आपको सिलेंडर्स के फॉर्म में ईजिली घर पे अवेलेबल हो जाती है. बट वुड को जो है ईजिली अवेलेबल करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफॉरेस्टेशन विल ऑल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस. तो इसीलिए हम जो है आजकल यूज़ करते हैं LPG बिकॉज इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड इवन थ्रू पाइपलाइंस. अगेन अगर मैं बात करूँ किसको हम इजीली बर्न कर सकते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं वुड को इजीली बर्न नहीं किया जा सकता. वहीं LPG को मैं अगर बात करूँ, जब मैं अपने घरों में बस एक लाइटर से एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है और LPG जो है फायर कैच कर लेती है और बर्नर जल जाता है. बट वुड के साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज LPG का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लोअर है और वुड का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई है. अगेन अगर मैं बात करूं LPG के बर्निंग से क्या कोई स्मोक निकलती है? क्या आपने अपने घर में देखी है कोई स्मोक भी निकल रही है? नहीं. बट वुड को जब हम बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में जब वुड बर्न किया जाता है तो उसमें से, या बॉनफायर में भी जब वुड बर्न किया जाता है उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं, स्मोक निकलता है. सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो. तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको clear है between LPG and wood. And if I ask you which is a better fuel, can you please comment in the comment section below. Give reasons. Water is not used to control fires involving electrical equipment. भाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो फायर लगेगी उसमें क्या चांसेस होंगे? अगर सपोज मैं उसे बुझाने के लिए वाटर डालूँ तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हो सकता है मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो भी की वजह से जो भी फायर्स लगती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स. LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड. हमने अभी अभी पढ़ा LPG बेटर डोमेस्टिक फ्यूल इसीलिए क्योंकि उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर लोअर है, क्योंकि वो कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़ता, और क्योंकि वो जल्दी से फायर कैच कर लेता है. पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर whereas a piece of paper wrapped around aluminium pipe does not. तो अगर मैं पेपर को फायर मैं किसी बर्नर के पास लाऊं और पेपर रैप्ड इन अल्यूमिनियम फॉइल को लाऊं तो डिफरेंस क्या होगा? पेपर फायर से एक्सपोज होने से पहले अगर अल्यूमिनियम फॉइल से रैप्ड है तो पेपर तक वो हीट पहुंच ही नहीं पाएगी. वो तो अल्यूमिनियम पाइप जो है वो उस हीट को ले लेगा, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो फायर ईजिली कैच नहीं करेगा. दैट इज़ द रीज़न. मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो हमने जब इस चैप्टर को स्टडी किया था तो हमने फ्लेम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं. उसके अलावा अभी हम फिर देखेंगे फ्लेम के बारे में. सो दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इसको हम जो है नॉन ल्यूमिनस पार्ट भी बोलते हैं, और इस पार्ट का कलर जनरली ब्लू होता है, और ये जो पार्ट है ये कंप्लीट कंबशन कॉज करता है, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम में. यहाँ पर जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट होता है. क्यों? क्योंकि ये लीस्ट हॉट पार्ट है. ये लीस्ट हॉट पार्ट है. अगेन द मिडल पार्ट इज, मिडल जोन इज मॉडरेटली हॉट, और यहाँ पर
इनकम्प्लीट कंबशन होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ येलो इन कलर. तो अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है, इसमें बहुत सारे वैक्स जो यहाँ से मेल्ट हो रहा है, ये जो फ्लिक है यहाँ से, और वेपर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले पार्ट में. तो दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट, दैट इज वाई इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट. तो दैट इज वाई गोल्डस्मिथ्स यूज दिस पार्ट बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. नेम द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. तो हम पढ़ चुके हैं कैलोरीफिक वैल्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड. तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी हीट एनर्जी की यूनिट विच इज किलो जूल पर kg. सो द यूनिट इज किलो जूल पर kg. एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. तो CO2 फायर्स को कैसे कंट्रोल करता है? हम सबको पता है कि CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, और जो भी फायर ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कॉज होती है उसमें हम वाटर नहीं डाल सकते. हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं तो वो हैवियर होती है ऑक्सीजन से, इसलिए वो कट ऑफ कर देती है सप्लाई ऑफ फायर विद ऑक्सीजन, एंड इसीलिए इट विल लीड टू द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर. So next, it is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Green leaves जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा water होता है, और जो dry leaves होती है वो एकदम सूखी होती है क्योंकि उनमें से पूरा का पूरा पानी जो है वो evaporate हो चुका होता है. तो जो green leaves होती हैं और जो dry leaves येलोइश कलर की होती है उनमें से ईजिली फायर कैच जो है ड्राई लीव्स करती है. क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है, बल्कि ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है. इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं फॉरेस्ट फायर किस वजह से कॉज होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्राई लीव्स ड्यू टू देयर हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि फॉरेस्ट फायर क्यों कॉज होती है और कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, वो है ड्राई लीव्स. विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्डस्मिथ यूज. तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्डस्मिथ हॉटेस्ट यानी कि नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम यूज करता है क्योंकि उसे मेल्ट करना है गोल्ड. तो that is why he blows into the hottest part so that he can melt the metal easily. So therefore he uses the outermost zone of the flame. Now we'll discuss a numerical. In an experiment, 4.5 kg of fuels was completely burnt and the heat evolved was measured to be 18,000 kilojoule per mole. अब हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्यूल की. हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इट इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्यूल. तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना है हमारा, इतना किलो जूल, और अमाउंट ऑफ फ्यूल हमारा कितना है 4.5 kg, और इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा kg, किलो जूल पर kg. तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 40,000 किलो जूल पर kg. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन. तो रस्टिंग एक तरीके से बहुत ही स्लो होती है, तो इसीलिए इसमें जो है थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, तो हम उसको बहुत ही स्लो कंबशन कह सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है, बिकॉज रस्टिंग इटसेल्फ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू टेक प्लेस. दैट इज व्हाई इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated. Abida kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle and Ramesh kept it in the outermost part of the flame. When will the water get heated in shortest time? तो Abida और रमेश में से किसकी जो बीकर है वो जल्दी हीट हो जाएगा. तो हमें पता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द लीस्ट हॉट. तो रमेश ने जो बीकर रखा था उसने इंटेलिजेंटली आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा था, इसीलिए रमेश का जो बीकर है उसका पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा. तो वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज उसने उसको हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम में रखा था विच इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम.
सो आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के आपको इनका सोल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का। टिल देन